हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आपके। मैं हूं निशांत कुमार और आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के बारे में कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का यूज हम जावा में किस तरीके से करेंगे। तो ये सारी चीजें हम लोग आज स्टेप बाय स्टेप कंप्लीटली प्रैक्टिकल हम लोग करके देखेंगे। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग होता क्या है। मीन्स क्या, अगर आपने एक क्लास क्रिएट किया और उस क्लास के अंदर बहुत सारे आपको कंस्ट्रक्टर बनाना है, मीन्स मल्टीपल कंस्ट्रक्टर हमें बनाना है, लेकिन सभी कंस्ट्रक्टर का जो पैरामीटर होगा वो डिफरेंट होना चाहिए और उसी को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। मीन सिंपली आप ये बोल सकते हैं कि कंस्ट्रक्टर नेम जो होगा वो सेम होगा, लेकिन उसका जो पैरामीटर्स होगा वो डिफरेंट होना चाहिए, उसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो यहाँ पे हम लोग, लेकिन ये कंसेप्ट समझने से पहले आपको कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट क्या होता है तो आपको ऊपर आई बटन पे लिंक मिल जाएगा। कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट पहले आप देख लेंगे तो ये और बेहतर समझ में आएगा। तो फिलहाल इस आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग देखेंगे कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग होता क्या है। तो यहाँ पे हम लोग एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं। क्लास का नाम मैंने सपोज ए दे दिया। क्लास का नाम आप जो भी देना चाहे आप दे सकते हैं। और यहाँ पे मैंने कुछ प्राइवेट वेरिएबल डिक्लेयर किया। सपोज मैंने एक ले लिया इंटीजर में एक्स ले लिया मैंने सपोज, और एक वाई ले लिया, और यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग ले लिया नेम। मीन्स तीन वेरिएबल डिक्लेयर किया और तीनों मैंने प्राइवेट में यहाँ पे मैंने डिक्लेयर कर लिया। मीन्स क्लास ए के पास हमारे पास तीन वेरिएबल्स हो गया, दो इंटीजर में है और एक हमने यहाँ पे प्राइवेट में स्ट्रिंग में ले लिया जिसका वेरिएबल का नाम हमने नेम रखा हुआ है। तो सबसे पहले मुझे कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया और यहाँ पे नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में बना रहा हूँ। यहाँ पे कोई भी पैरामीटर पास नहीं कर रहा हूँ। अगर कोई पैरामीटर अगर पास नहीं करते हो आप, तो आपको जो भी ये एक्स और वाई और नेम के लिए जो भी वैल्यू आपको देना होगा आपको यहीं से वैल्यू देना होगा। तो सपोज मैंने यहाँ पे एक्स के लिए इनिशियल वैल्यू मैंने 10 दे दिया, वाई के लिए सपोज 20 दे दिया, और नेम के लिए हमने सपोज यहाँ पे दे दिया जावा, इस तरीके से, और यहाँ पे सेमीकोलन दे दिया। तो ये मेरा एक कंस्ट्रक्टर हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अगर हम बात करें कि यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टर एक्टिवेट कैसे होता है, तो कंस्ट्रक्टर जब भी आप कॉल करते हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर अगर आप बनाते हैं तो जैसे आप ऑब्जेक्ट बनाते हो आप इमीडिएट उसी टाइम में ऑटोमेटिकली ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। और यहाँ पे इसके बाद मैं एक मेथड भी यहाँ पे ले लेता हूँ सपोज डिस्प्ले करने के लिए। यहाँ पे शो नाम का एक मैंने मेथड क्रिएट किया और यहाँ पे मैंने सभी की वैल्यू को मैं प्रिंट कर दे रहा हूँ। मीन्स एक्स की वैल्यू में प्रिंट कर रहा हूँ। मीन्स इस तरीके से मैसेज भी दे देता हूँ कि एक्स की जो वैल्यू होगा, यहाँ पे एक्स की वैल्यू प्रिंट कर दिया, यहाँ पे वाई और यहाँ पे नेम के लिए। तो यहाँ पे मैंने वाई की वैल्यू को प्रिंट कर दिया और यहाँ पे हमने नेम की वैल्यू यहाँ पे मैं प्रिंट कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे नेम को प्रिंट कर दिया और यहाँ पे वाई को प्रिंट कर दिया। मीन्स अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि इस क्लास के अंदर में तीन वेरिएबल्स हो गया, एक कंस्ट्रक्टर हो गया जिसके पास हमने ये सभी वैल्यू को, जो भी वेरिएबल था उसमें कुछ वैल्यू हमने स्टोर कर दिया। यहाँ पे एक मेथड है हमारे पास जिसका नाम मैंने रखा है शो नाम का मेथड रखा, और अगर ये कॉल होगा तो एक्स वाई और नेम की वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। फिलहाल इतना ही प्रोग्राम में रखता हूँ, और इसको मैं अगर रन करना चाहे हम लोग किस तरीके से करेंगे, तो सबसे पहले आपको मेन क्लास में आना है जहाँ पे इस क्लास के लिए आपको ऑब्जेक्ट बनाना है। और कंस्ट्रक्टर जो है डायरेक्टली ऑब्जेक्ट, जैसे आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं डायरेक्टली कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। तो आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट बनाना है। तो जैसे मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, तो ये जैसे आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उसी टाइम में ये कंस्ट्रक्टर एक्टिवेट हो जाएगा, और ये जो वैल्यू है 10 जो है एक्स को, 20 वाई को, और जावा जो है नेम को असाइन हो जाएगा। और अभी हमें क्या करना है, शो मेथड को कॉल कर देना है। तो हमने यहाँ पे एओ डॉट शो मेथड को कॉल कर दिया। अब अगर इसको प्रोग्राम को हम रन करके अगर देखें तो हमें आउटपुट तीनों का वैल्यू एक्स वाई और नेम तीनों वैल्यू हमें दिखा रहा है। तो हमने यहाँ पे सिर्फ एक ही कंस्ट्रक्टर बनाया। तो ये जो कंसेप्ट है ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का कंसेप्ट नहीं हुआ, जस्ट हमने एक ही कंस्ट्रक्टर बनाया। अब इसी एग्जांपल में मैंने क्या किया, एक और कंस्ट्रक्टर बनाया, लेकिन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि एक पैरामीटर पास कर दिया इंटीजर एक्स। अब यहाँ पे मैंने यूज किया दिस डॉट एक्स इक्वल्स टू एक्स। अब दिस का क्या यूज है, ऊपर आपको आई बटन पे उसका लिंक मिलेगा, आप वहां पे जाके दिस कीवर्ड के बारे में देखेंगे क्या किस तरीके से दिस कीवर्ड का हम यूज करते हैं। अब यहाँ पे इतना मैंने कर दिया कि एक कंस्ट्रक्टर बनाया जहां पे सिर्फ मैंने एक पैरामीटर रखा, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू का जो भी यूजर यहाँ पे इनपुट देगा वो वैल्यू यहाँ तक असाइन हो जाएगा। तो ये दूसरा कंस्ट्रक्टर मैंने बनाया।
और अब इस कंस्ट्रक्टर को अगर मुझे एक्टिवेट करना हो, कॉल करना हो, तो आपको एक और ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और पैरामीटर के अकॉर्डिंगली। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एक जो मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया है, यहाँ पे ब्रैकेट में कोई भी पैरामीटर हमने नहीं रखा है, इसलिए मैंने यहाँ पे भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट बनाया जहाँ पे हमने कोई भी वैल्यू, हमने यहाँ से कोई भी वैल्यू पास नहीं कर रहा हो। लेकिन अगर मुझे इस कंस्ट्रक्टर को एक्टिवेट करना होगा तो हमें एक ऐसा ऑब्जेक्ट बनाना होगा जहाँ से हम एक आर्गुमेंट्स हम पास करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट बनाया उस क्लास के लिए फिर से, लेकिन ऑब्जेक्ट का नाम अलग अलग रखना है। ऑब्जेक्ट का नाम सेम नहीं रख सकते, मैं मीनिंगफुल यहाँ पे ऐसे रखता हूँ। ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट था, ये सेकंड ऑब्जेक्ट में क्रिएट कर रहा हूँ और न्यू ए। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, एक पैरामीटर आपको पास करना होगा, आर्गुमेंट्स पास करना होगा, जो कि मैंने पास कर दिया 11। और अब इस ऑब्जेक्ट के हेल्प से अगर मैं शो को कॉल करूं तो यहाँ पे क्या होगा कि 11 जो है ये असाइन होगा इस x को, और इस x की वैल्यू दिस डॉट x मतलब ये क्लास की वैल्यू का जो वेरिएबल है उसकी तरफ पॉइंट करेगा। तो ये जो वैल्यू है 11 यहाँ तक आ जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें कि रेस्ट वेरिएबल का, यहाँ पे y है और नेम है, तो मैंने इस ऑब्जेक्ट से मींस AO2 ऑब्जेक्ट से मैंने y को वैल्यू नहीं दिया और न ही नेम को दिया, तो मैंने सिर्फ x को ही वैल्यू दिया। तो AO2 के हेल्प से डॉट ऑपरेटर यूज करते हुए अगर आपको शो को कॉल करते हो आप, तो यहाँ पे x का जो वैल्यू है वो है 11, तो वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। लेकिन y और नेम को मैंने इस ऑब्जेक्ट के हेल्प से वैल्यू नहीं दिया है, तो ये जो वैल्यू होगा डिफॉल्ट वैल्यू नल दिखाएगा, और अगर स्ट्रिंग में है तो वो वैल्यू नल दिखाएगा। यहाँ पे ये 0 दिखाएगा, जो इनिशियल जो वैल्यू रहेगा बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होता है किसी भी इंटीजर का, फ्लोट का, डबल का, वो होता है 0, तो वो यहाँ पे 0 दिखाएगा, और अगर स्ट्रिंग है तो उसका नल दिखाएगा। अगर इस प्रोग्राम को मैंने सेव कर दिया और अब इसको आप रन करके देखेंगे तो किस तरीके से आंसर आएगा आप देख सकते हैं। ये जो हमारा था फर्स्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू आंसर था, और ये सेकंड जो कंस्ट्रक्टर मैंने बनाया था उसके थ्रू ये हमें आंसर मिल रहा है। तो एक ही वैल्यू मैंने दिया था, एक ही आर्गुमेंट पास किया जो कि यहाँ पे 11 है, और y की वैल्यू डिफॉल्ट वैल्यू ले लिया 0, और नेम जो था स्ट्रिंग में था तो यहाँ पे नल दिखा रहा है। तो मैंने यहाँ पे दो कंस्ट्रक्टर बनाया, ये फर्स्ट कंस्ट्रक्टर, ये सेकंड कंस्ट्रक्टर, दोनों में यही डिफरेंस है कि नाम तो एग्जैक्टली सेम ही है दोनों का, लेकिन पैरामीटर यहाँ पे एम्प्टी है और यहाँ पे मैंने एक पैरामीटर पास किया। अब बात करते हैं कि अगर मैंने सपोज एक कंस्ट्रक्टर और बना दिया और यहाँ पे दो पैरामीटर हमने पास किया, इंटीजर x एंड इंटीजर y। अब यहाँ पे दिस डॉट x इक्वल्स टू x यूज किया एंड दिस डॉट y इक्वल्स टू y किया। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर इस कंस्ट्रक्टर को एक्टिवेट करना है तो हमें फिर से एक और ऑब्जेक्ट बनाना होगा, और मैंने यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। लेकिन इस बार मुझे इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है, मींस इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करने का मतलब है कि हमें दो आर्गुमेंट्स पास करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैंने दे दिया 12 एंड 13 सपोज दे दिया, और यहाँ पे फिर AO3 डॉट शो को कॉल किया। अब क्या होगा, जो ये 12 एंड 13 है ये x और y को यहाँ पे जाएगा, और इस x और y की वैल्यू यहाँ तक आ जाएगा, इस XY तक। और अगर इसी के हेल्प से अगर आपने शो को कॉल किया तो शो को कॉल करने का मतलब x की जो भी वैल्यू होगा वो जो 12 है वो दिखाएगा, y की वैल्यू 13 यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। लेकिन AO3 ऑब्जेक्ट से मैंने नेम को कोई वैल्यू नहीं दिया है तो ये आपको नल दिखाएगा। तो अगर इस प्रोग्राम को अगर हम रन करके देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हो गया फर्स्ट कंस्ट्रक्टर के हेल्प से ऑब्जेक्ट, और ये हो गया सेकंड कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पे थर्ड कंस्ट्रक्टर के हेल्प से आप देख सकते हैं 12 है, 13 है, और नेम की वैल्यू यहाँ पे नल हमें दिखा रहा है। तो ये मैंने तीन कंस्ट्रक्टर यहाँ पे बनाया। चलिए एक कंस्ट्रक्टर और हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने इंटीजर x, इंटीजर y, और एक हमारे पास था स्ट्रिंग नेम दे दिया, और यहाँ पे दिस डॉट x इक्वल्स टू x, दिस डॉट y इक्वल्स टू y, एंड दिस डॉट नेम इक्वल्स टू नेम यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग y रखेंगे इस तरीके से। अब ये मैंने फोर्थ कंस्ट्रक्टर बनाया जिसके पास में 3 पैरामीटर्स हैं। तो अब मुझे एक और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा जो कि फोर्थ वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, और यहाँ से हमें 3 वैल्यू देना पड़ेगा। सपोज मैंने दे दिया 14 एंड 15, और यहाँ पे एक हमें वैल्यू देना होगा, मैंने यहाँ पे वैल्यू कुछ अलग में देता हूँ प्रोग्रामिंग इस तरीके से। तो स्ट्रिंग वैल्यू को जब भी आप पास करते हो तो यहाँ पे डबल कोट में हमें लिखना पड़ेगा, और फिर AO4 डॉट शो मेथड को कॉल कर दिया। तो जैसे शो मेथड कॉल होगा तो यहाँ पे 14, 15 और प्रोग्रामिंग ये पास हो जाएगा। और अगर इसको आप रन करके देखेंगे तो आप देख सकते हैं ये हमारा फर्स्ट कंस्ट्रक्टर, ये है सेकंड कंस्ट्रक्टर के थ्रू, ये है थर्ड कंस्ट्रक्टर, और फोर्थ वाले में देख सकते हैं कि x की वैल्यू 14 है, y की वैल्यू 15 है,
और नेम में मैंने प्रोग्रामिंग जो लिखा था वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले करके दिखा रहा है। तो इस तरीके से हम लोग कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का कंसेप्ट हम देखते हैं कि एक ही क्लास हमने यूज किया जिसका नाम था ए, और उस क्लास के अंदर हमने यहाँ पे 4 कंस्ट्रक्टर बनाया। फर्स्ट कंस्ट्रक्टर जिसमें पैरामीटर एम्प्टी था, कोई पैरामीटर नहीं था। सेकेंड वाले में हमने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर पास कर दिया, और थर्ड वाले में यहाँ पे हमने 2 कंस्ट्रक्टर मीन्स थर्ड कंस्ट्रक्टर जो है उसमें मैंने 2 पैरामीटर पास किया, और यहाँ पे जो तीसरा हमने जो लास्ट यूज किया उसमें 3 पैरामीटर्स पास किया। तो यहाँ पे कॉल जो हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, तो यहाँ पे सब कुछ ऑब्जेक्ट से हो रहा है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर जो है कॉल होता है डायरेक्टली ऑब्जेक्ट से कॉल होता है। तो यहाँ पे अगर ये एम्प्टी रखा तो एम्प्टी वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल जा रहा है। यहाँ से मैंने एक आर्गुमेंट पास किया तो जिसके पास एक पैरामीटर था उसे कॉल जा रहा है। इस तरीके से ये आइडेंटिफाई करता है। तो ये है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का कंसेप्ट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक बार खुद से करेंगे तो और बेहतर समझ में आएगा। तो सिंपल सा आप ये समझिए कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है कि एक ही क्लास के अंदर में आपको मल्टीपल कंस्ट्रक्टर बनाना है। नाम सबका एग्जैक्टली सेम होगा, लेकिन उसका जो पैरामीटर है वो अलग अलग होना चाहिए। तो कंस्ट्रक्टर आपके प्रोग्राम में जितना भी होगा, आपके क्लास के अंदर में अगर 4 कंस्ट्रक्टर है तो आपको 4 अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाना होगा, जो कि मैंने यहाँ पे बनाया है। अगर आपके प्रोग्राम में 5 कंस्ट्रक्टर है तो 5 अलग अलग आपको ऑब्जेक्ट बनाना होगा। ऑब्जेक्ट का जो भी नाम होगा वो डिफरेंट डिफरेंट रखना है, सेम ऑब्जेक्ट का नाम नहीं रखना है। तो ये होता है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का कंसेप्ट। आप इसको एक बार करके देखें और बेहतर समझ में आएगा, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग कुछ और टॉपिक के साथ आएंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर टाइम।